हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेंसर का समाजों का वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। आज का हमारा क्वेश्चन जो है टिप्पणी है स्पेंसर के समाज का वर्गीकरण पे। तो हम देखते हैं इसमें सामाजिक सैनिक समाज में औद्योगिक समाज। स्पेंसर ने सामाजिक राजनीतिक संगठन के ऐतिहासिक विकासवाद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। स्पेंसर के मतानुसार समाज सर्वप्रथम एक अभिन्न और असीमित खानाबदोशी मुद्रा के रूप में था। सार्वजनिक अधिसत्ता और राजनीतिक संगठन का आरंभ युद्ध काल में नेताओं की अधीनता के अंतर्गत समूह द्वारा कार्य किए जाने के फलस्वरूप हुआ। नेता में अंदर समूह के अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशलता होती है। यह कुशलता ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक कुशलता मानी जाती थी और इस प्रकार नेता के शासन को एक अलौकिक स्वीकृति मिल जाती थी। समाज में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ कालांतर में युद्ध की अवधि अधिक अवधियों और सैनिक क्रियाओं के बेहतर संगठन ने इस अस्थायी युद्ध नेता को एक मुखिया या राजा के रूप में विकसित किया, जो कि अपने जीवन काल में शक्ति को संचालन करता था। इसके कारण सैनिक संगठन में स्थायीपन आया, किंतु इससे समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। युद्ध नेता की मृत्यु के पश्चात दूसरे युद्ध नेता के चुनाव की समस्या उत्पन्न होती थी। इस समस्या के हल के रूप में वंशानुगत नेतृत्व के सिद्धांत को विकसित किया गया। इस वंशानुगत नेता मुखिया या राजा को प्रशासन प्रबंध के मामले में सलाह देने के लिए परामर्शदात्री और प्रतिनिधित्व समितियों का समांतर विकास हुआ। इन्होंने बाद में औपचारिक परिषदों और विधानसभाओं का रूप धारण किया। तो स्पेंसर का जो सामाजिक वर्गीकरण है उसमें वो कहते हैं कि समाज सर्वप्रथम एक अभिन्न और असीमित खानाबदोशी मुद्रा के रूप में था और सार्वजनिक अधिसत्ता और राजनीतिक संगठन का आरंभ युद्ध काल में नेताओं की अधीनता के अंतर्गत समूह द्वारा कार्य के लिए किए जाने का क्या है फलस्वरूप हुआ। नेता में मतलब जो नेता होता है वो कहते हैं, मतलब स्पेंसर का जो मत है वो कहते हैं कि समाज सर्वप्रथम एक अभिन्न और खानाबदोशी मुद्रा के रूप में था, जो कि राजनीति शास्त्रियों के संगठन और युद्ध से क्या हुआ है अधीन अंतर्गत सामूहिक कार्य का मतलब फलस्वरूप हुआ है। तो वो कहते हैं कि नेता जो होता है वो समूह के अन्य सदस्यों की अपेक्षा उसमें अधिक कार्य कुशलता होती है और वह कुशलता जो क्या ईश्वर के प्रति प्राप्त हुई रहती है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार नेता के शासन को जो क्या है अलौकिक स्वीकृति मिल जाती है और समाज में जटिलता बढ़ने के साथ साथ कालांतर में युद्ध की अधिक अवधियों और सैनिक क्रियाओं को बेहतर क्या होता है अस्थायी रूप से एक मुखिया मिल जाता है, एक राजा मिल जाता है और सैनिक जो है उसे क्या है एक राजा के रूप में एक मुखिया के रूप में क्या विकसित कर देती है और उसके जीवन में शक्ति का संचालन करती है। इसी कारण जो है सैनिक क्या होता है अस्थायीपन आ जाता है, मतलब सैनिक भी क्या हो जाते हैं अस्थायी हो जाते हैं, किंतु समस्या का यहाँ समाधान नहीं होता है क्योंकि जो नेता होता है उसका अंत किसी ना किसी दिन तो क्या निश्चित है। तो उन युद्ध नेताओं की मृत्यु के बाद जो है वो नए मुखिया का चुनाव करना क्या होता गया मुश्किल होता गया। तो उसके लिए उस समस्या का हल ढूंढने के लिए क्या वंशानुगत नेतृत्व के सिद्धांत को विकसित किया गया। यानी जो कहते हैं ना वंशानुगत, पहले
पहले पिता थे राजा, फिर बाद में बेटा होगा, फिर पोता होगा, तो ऐसे क्या किया गया, वंशानुगत कर दिया गया। फिर क्या जो है, इस मामले में सलाह देने के लिए परामर्शदात्री और प्रतिनिधि समितियों का क्या होता था, समांतर विकास हुआ। उसके बाद में औपचारिक परिषदों और विधानसभाओं के रूप में साधारण किया। अभी जो भारत की जो है वो तो लोकतांत्रिक है, और अन्य कई देशों में अभी तक जो है वो क्या है, लोकतांत्रिक मतलब शासन नहीं है। कई देशों में अभी भी राजतंत्र है, तो वहाँ पे ऐसे वंशानुक्रम वाला चलता है, वंशानुगत वाला। अब भारत में तो चुनाव के द्वारा क्या है, अपना मुखिया चुना जाता है। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। स्पेंसर के अनुसार सैनिक क्रियाओं के विकास के कारण विभिन्न समुदायों में विभक्त व्यक्तियों का एकीकरण हुआ। छोटे छोटे खानाबदोशी झुंडों में एक साथ मिलकर एक बड़े समूह का निर्माण किया। इनके फलस्वरूप समाज का एकीकरण हुआ और एक व्यक्ति साथ साथ समाज में एक व्यवस्थित राजभक्ति का विकास हुआ। इस प्रकार सामाजिक विकास के साथ साथ समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया की क्रियाशीलता हुई। इस विभेदीकरण के फलस्वरूप समाज में खनी शासकों, सामान्य स्वाधीन लोगों, रमीदासों और दासों के वर्गों का निर्माण हुआ। जब राज शक्ति किसी शासक वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाती है और उसका क्षेत्र बढ़ जाता है तथा वह अधिक बड़े भूभाग पर लागू होती है, तो उसे कुशलतापूर्वक प्रशासित करने के लिए राजकीय मशीनरी का विकास होता है, जैसे मंत्रिमंडल, स्थानीय शासक संस्थाएं, न्यायिक संस्थाएं, राजस्व और सैनिक संगठन आदि। तो स्पेंसर का जो मत है उसके अनुसार क्या कहते हैं, सैनिक क्रियाओं के विकास के कारण विभिन्न समुदाय में विभक्त जो व्यक्ति थे, जिनका समुदाय, जिन्हें हम खाना बदोशी कहते हैं, वो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे, तो सैनिक क्रियाओं के कारण जो क्या उनके विकास के कारण विभिन्न समुदाय के में जो विभक्त लोग थे, जिसे हम खाना बदोशी कहते हैं, वो उनका क्या हुआ, एकीकरण हुआ। वो क्या हुआ, एक होने लगे और छोटे छोटे खाना बदोशी के जो झुंड था उनको मिलाकर एक बड़े समूह का निर्माण हुआ, जिसके मतलब फलस्वरूप क्या है, समाज एकीकरण हुआ। जाहिर सी बात है, जब छोटे छोटे समुदाय के लोग मिलकर एक बड़े समाज का निर्माण करते हैं तो वो क्या होता है, एकीकरण ही होता है, अर्थात एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक विकास के साथ साथ समाज में विभेदीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्रियाशील हो गई। जब कई समुदाय के लोग एक पास होंगे तो उनके अंदर कभी ना कभी तो क्या होगा, विभेदीकरण की विभेदीकरण की समस्या उत्पन्न होगी ही। तो इसी के फलस्वरूप क्या है, खनिज शासकों, सामान्य स्वाधीन लोगों और रमीदासों का क्या हुआ, वर्गों का निर्माण हुआ। जैसे हिंदू धर्मों क्या उनके कर्मों के अनुसार उन्हें बांटा गया था। जैसे जो पढ़ने में ठीक ठाक था उन्हें पंडित की उपाधि दी गई, जो शरीर से बलवान और ताकतवर था, जो युद्ध लड़ता था, उसे छत्री दिया गया, और जो व्यवसाय करने वाले क्षेत्र, जो खेती बाड़ी किसानी और भी चीज़ जो जानते थे उन्हें क्या वैश्य का मतलब कैटेगरी दी गई, और जो चर्म से संबंधित जो चर्म उद्योग करते थे उन्हें क्या किया गया, शूद्र की उपाधि दी गई थी। ऐसे 52 क्षत्रिय और वैश्य और क्षुद्र 4 वर्गों में विभाजित किया गया। उसी प्रकार से जो है इनमें क्या खनिज शासक, सामान्य स्वाधीन लोग, रविदासों आदि का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और जाहिर सी बात है, जब राज्य शक्ति बड़ी होती है, जब कोई भी राज्य बड़ा होता है तो उसके सुरक्षा के लिए या उसको उसका संचालन करने के लिए और भी बहुत सारे वर्गों का निर्माण करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मंत्रिमंडल को अलग करना पड़ता है, सलाहकार को अलग करना पड़ता है, और राज्य का जो शासक होता है, मुखिया होता है, वो तो रहता ही है। तो ऐसे अनेक चीज़ों का क्या हुआ, विकास हुआ। आगे देखते हैं।
आरंभ में राज्य अपना समस्त ध्यान सैनिक संगठन, विजय और प्रादेशिक विस्तार के ऊपर केंद्रित करता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका ध्यान अधिकाधिक उद्योग के विकास की ओर जाता है। उस अवस्था में राजनीतिक विकासवाद की प्रक्रिया सैनिक राज्य से अधिक औद्योगिक राज्य में रूपांतरित हो जाती है। स्पेंसर के अनुसार सैनिक समाज की अपेक्षा औद्योगिक समाज अधिक अच्छा है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य को नैतिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। आदर्श स्थिति को वह आदर्श स्थिति तो वह होगी जब उद्योगवाद के साधनों को मानव चरित्र के नैतिक आधार को पूर्ण विकसित करने की दिशा में लागू किया जा सकेगा और मानव चरित्र में सामाजिकता के गुण विकसित हो जाएंगे तथा उसके ऊपर बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही इसके समाज की आदर्श अवस्था होगी, जिस स्पेंसर ने औद्योगिक समाज कहा है। तो स्पेंसर कहते हैं कि जो पहले का राज्य था, वो जो पहले की जो राज्य शासन था, वो समस्त अपना जो ध्यान था, क्या था, वो अपना पूरा ध्यान जो है प्रादेशिक विस्तार के ऊपर क्या केंद्रित करता था, नए नए प्रदेशों का क्या करता था, विकास करता था या युद्ध नीति से उसे जीतता था। लेकिन किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसका ध्यान क्या है, उद्योग के विकास की ओर जाता गया। तो इसी कारण जो राजनीति का विकास था वो क्या होता गया, सैनिक राज्य से अलग हो गया, क्या औद्योगिक राज्य में रूपांतरित होता गया। अर्थात सैनिकों के बढ़ाने के क्रम में क्या होती गई, निम्नता होती गई, और उद्योगों को बढ़ाने में क्या होती गई, बढ़ोतरी होती गई। तो स्पेंसर इस मत को कहते हैं कि सैनिक समाज की अपेक्षा जो कि औद्योगिक समाज अधिक अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत इसमें जो क्या है, वो मानव को अपने खुद का नैतिक विकास करने की क्या होती है, अवसर प्राप्त होता है। और मानव का जो मतलब चरित्र होता है, नैतिक आधार को पूर्ण विकसित करने की दिशा में क्या होता है, लागू हो जाता है। और उसके ऊपर क्या होता है, बाहरी नियंत्रण नहीं रहे कि मतलब आवश्यकता ही नहीं होती है। जब आदमी आत्मनिर्भर हो जाता है तो उसे नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता, वो खुद मतलब दूसरे को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो स्पेंसर यही कहते हैं कि जो क्या है, राजकीय शासन जो है उससे अच्छा क्या है, औद्योगिक समाज अच्छा है, उससे अच्छा औद्योगिक समाज है। क्योंकि उसमें क्या होती है कि जो मानव होता है, मतलब जो मानव समाज होता है, उसको अपना अलग विकास करने का अवसर प्राप्त होता है, और उसके ऊपर कोई भी क्या होता है, प्रतिबंध लगाने वाला या नियंत्रण करने वाला नहीं होता है। जब वो आत्मनिर्भर हो जाता है तो वो अपना नियंत्रण क्या करता है, खुद करता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो स्पेंसर का सामाजिक वर्गीकरण है, तो उसमें क्या है, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज हमारा जो हेडिंग था। तो हम उसमें क्या देखें कि जो पहले का जो अ, समाज था वो क्या था, असीमित था, और क्या खाना बदोशी मुद्रा के रूप में था। लेकिन जब राजनीतिक शास्त्रियों ने क्या किया, राजनीतिक संगठन का आरंभ हुआ नेता अधिनेता के अंतर्गत, मतलब समूह द्वारा कार्य किए जाने लगा। जैसे कुछ लोगों के समूह जब काम करने लगे, उसमें एक मुखिया को चुन के काम करने लगे। तो इससे क्या हुआ, नेता के शासन को ही क्या हुआ, अलौकिक स्वीकृति मिल जाने लगी। और जो नेता था उसे क्या, वो अपने जो समूह के अन्य लोग थे उससे उसकी क्या होती है, कुशलता अधिक होती है, उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है। तो इसे ईश्वरीय देन मानते थे। तो इसे सेना ने क्या किया, इसे अपने मुखिया और राजा के रूप में क्या कर दिया, विकसित कर दिया। लेकिन उनके सामने एक तब भी समस्या थी, क्योंकि जो मुखिया था उसका कभी ना कभी तो मृत्यु निश्चित है। तो उसकी मृत्यु के पश्चात नेक्स्ट मुखिया कौन बनेगा, इसकी क्या हो गई, समस्या उत्पन्न होने लगी। तो जिसके लिए उन्होंने क्या किया,
वंशानुगत वंशानुगत नेतृत्व का क्या किया, सिद्धांत को विकसित कर दिया कि पहले पिता रहेंगे राजा, फिर उनके पुत्र होंगे, फिर उस पुत्र के पुत्र होंगे अर्थात नाती। तो ऐसे क्या किया, राज शासन लागू कर दिया। तो बाद में क्या है कि स्पेंसर कहते हैं कि जो सैनिक विकास अर्थात जब राज्य बढ़ने लगा तो उसके विकास के लिए सैनिकों का विकास हुआ अलग अलग क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए कोई राजा, कोई मंत्री, कोई सैनिक, ऐसे विकास होने लगा। तो जो पहले के राजा थे वो क्या करते थे, अपने राज्य का विस्तार बढ़ाते थे, उनको फैलाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता गया, धीरे धीरे जो क्या है वो औद्योगिक सॉरी उद्योग का विकास की ओर क्या किए, बढ़ते गए। तो इसी बात को स्पेंसर कहते हैं कि सैनिक समाज की अपेक्षा जो क्या औद्योगिक समाज अधिक अच्छा है, क्योंकि इसमें लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करता है और उसे अपना नैतिक विकास करने का क्या अवसर प्राप्त होगा। तो यही समाज की आदर्श अवस्था होगी। स्पेंसर कहते हैं कि जब औद्योगिक समाज कहा है, अर्थात वो कहते हैं कि यही एक समाज की क्या होगी, अवस्था होगी कि जब मानव के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करेगा और प्रत्येक मानव को अपना विकास करने का अवसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।